ईरान और अमेरिका के बीच की राइवलरी आज की हेडलाइन से ज्यादा गहरी है। वर्ल्ड वॉर 2 में रजा शाह पहलवी के अंडर ईरान ब्रिटिश एम्पायर और नाजी जर्मनी के बीच फंस गया था। ब्रिटिश अपने ओनिल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेताब थे और जब रजा शाह ने ब्रिटिश कंट्रोल से बचने के लिए जर्मनी से दोस्ती की तो वे एंजियस हो गए। ईरान के ओनिल फील्ड्स, जो एंग्लो ईरानियन ओनिल कंपनी अब बीपी चलाती थी, ब्रिटिश के लिए सोने की खान थे। रजा शाह इंडिपेंडेंस चाहते थे। उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और दोनों साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश की। ईरान नाजियों का साथ दे सकता है, इस डर से ब्रिटिश और सोवियट्स ने 1941 में इन्वेड किया और रजा शाह को एब्डिकेट करने पर मजबूर किया। उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी नए शाह बने, जिन्हें फॉरेन पावर्स ने इंस्टॉल किया था। ईरानियों के लिए यह एरा ह्यूमिलिएटिंग था। उनके देश को चेस बोर्ड की तरह ट्रीट किया गया। रेजेंटमेंट और फ्यूचर रेवोल्यूशन के बीज ऑक्यूपेशन के इन सालों में चुपचाप बो दिए गए। मोहम्मद रजा पहलवी नए शाह अपना थ्रोन फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से पाए थे। वेस्ट उन्हें एक मॉफियरनाइजर के रूप में देखता था, जो ईरान को स्टेबल और फ्रेंडली रख सकता था। उन्होंने एम्बिशियस मॉफियरनाइजेशन लॉन्च किया, रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए, जबकि वेस्टर्न एडवाइजर्स पर रिलाई किया। अमेरिकन कंपनीज की बाढ़ आ गई और शाह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सिंबल बन गए। लेकिन अंदर से कई ईरानियों को एलियनेटेड फील हुआ, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच का गैप बढ़ता गया। शाह की सीक्रेट पुलिस सावाक ने डिसेंट को बेरहमी से कुचल दिया, जेलों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स से भर दिया। क्रिटिक्स, खासकर रिलीजियस लाइफार्स, ने उन पर ईरान की कल्चर और सॉवरेनिटी को बेचने का आरोप लगाया। शाह ने जितनी ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन को पुश किया, ट्रेडिशनल ईरानियों के बीच उतना ही ज्यादा रेजेंटमेंट बढ़ा। 1970 के दशक तक इन्फ्लेशन, करप्शन और रिप्रेशन ने एक पाउडर केक बना दिया। ईरान और दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले एक बड़े बैकलिश के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। शाह के वेस्टर्नाइजेशन की ड्राइव ने जबरदस्त बैकलिश पैदा किया। उन्होंने पब्लिक ऑफिसेस और स्कूल्स में हिजाब को बैन कर दिया, इसे बैकवर्डनेस का सिंबल मानते हुए। कई ईरानियों के लिए, खासकर रिलीजियस लोगों के लिए, हिजाब उनके फेट और आइडेंटिटी का हिस्सा था। इस बैन को इस्लाम पर हमला माना गया, जिससे प्रोटेस्ट और आउटरेज बढ़ गया। क्लेरिक्स ने शाह की निंदा की और अनफेयर ग्राउंड पैम्फलेट्स और कैसेट्स ने डिसेंट फैलाया। सरकार ने और ज्यादा रिप्रेशन के साथ जवाब दिया, लेकिन गुस्सा और गहरा होता गया। वेस्टर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसका मकसद ईरान को यूनाइट करना था, उसे डिवाइड करने में एंड हुआ। फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेजेंटमेंट एक नए मूवमेंट के लिए रैलिंग क्राई बन गया, एक ऐसा मूवमेंट जिसे जल्द ही अयातुल्ला खुमैनी ने लीड किया। अयातुल्ला खुमैनी, एक रिलीजियस स्कॉलर, ने शाह के वेस्टर्नाइजेशन और अमेरिका से टाइज की खुले तौर पर आलोचना की। 1964 में एक्साइल किए जाने के बाद खुमैनी का इन्फ्लुएंस सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स और फायरी स्पीचेस के जरिए बढ़ता ही गया। 1970 के दशक के आखिर तक इकोनॉमिक हार्डशिप और गवर्नमेंट ब्रूटैलिटी ने ईरानियों को कगार पर धकेल दिया। खुमैनी रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और क्लेरिक्स को यूनाइट करते हुए। 1979 में महीनों के मास प्रोटेस्ट के बाद शाह भाग गए और खुमैनी का हीरो के वेलकम के साथ रिटर्न हुआ। मोनार्की कोलैप्स हो गई। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। रेवोल्यूशन पॉलिटिकल और कल्चरल दोनों था। वेस्टर्न सिंबल्स को तोड़ दिया गया, इस्लामिक लॉज इंपोर्ट किए गए, हिजाब मैंडेटरी हो गया और ईरान की डायरेक्शन रातों रात बदल गई। खुमैनी के रेवोल्यूशन ने दुनिया को, खासकर अमेरिका को, शॉक कर दिया। पहली बार एक प्रो वेस्टर्न रेजीम को एक इस्लामिक गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया, जो एक नए एरा का सिग्नल था। रेवोल्यूशन के बाद ईरान और अमेरिका कड़वे दुश्मन बन गए। जब एक्साइल किए गए शाह को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस में एडमिट किया गया तो ईरानियों ने इसे विश्वासघात माना। नवंबर 1979 में स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर धावा बोल दिया। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक होस्टेज रखा। इस क्राइसिस ने यूएस को ह्यूमिलिएट किया और बचे हुए किसी भी ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान की नई सरकार ने एंटी अमेरिकनिज्म का इस्तेमाल देश को यूनाइट करने और अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए किया। अमेरिका ने डिप्लोमेटिक टाइज काट दिए और सैंक्शंस लगाए। दुनिया अब डिवाइड हो चुकी थी। इस्लामिक रिपब्लिक के सपोर्टर्स बनाम वे जो इसके मैसेज से फिरते थे। होस्टेज क्राइसिस के निशान आज भी ईरान यूएस रिलेशंस को शेप देते हैं। कभी एलाइज रहे, दोनों देश रातों रात कड़वे दुश्मन बन गए।
जैसे ही ईरान अपनी नई आइडेंटिटी ढूंढ रहा था, डिजास्टर आ गया। 1980 में सद्दाम हुसैन के इराक ने इन्वेड किया, जिससे 8 साल का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जानें गईं। अमेरिका ईरान के रेवोल्यूशन से फियर कर चुपचाप इराक को सपोर्ट करता रहा। युद्ध ने ईरान को तबाह कर दिया, लेकिन इस्लामिक रेजीम को भी स्ट्रेंथन किया, नेशन को रैली किया और डिसेंट को कुचल दिया। सेक्रेट डिफेंस ईरान की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। खुमैनी की 1989 में मौत हो गई। अयातुल्ला खामेनी को एक बैटर्ड लेकिन जबरदस्त इंडिपेंडेंट कंट्री का इंचार्ज छोड़ते हुए। युद्ध और खुमैनी की लेगेसी ने गहरे निशान छोड़े, लेकिन ईरान ने अपना रास्ता खुद तय करने के लिए और ज्यादा डिटरमाइन होकर उभरा। नई लाइफ आरशिप को एक सस्पिशियस और हॉस्टाइल दुनिया का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद ईरान ने रीबिल्डिंग शुरू की और चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया, पीसफुल इंटेंट का दावा करते हुए। अमेरिका और इजराइल को शक था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स चाहता है, जिससे ग्लोबल स्टेक्स बढ़ गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को टेक्नोलॉजी में मदद की। डोइक्यू खान पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्किटेक्ट पर सीक्रेट्स शेयर करने का आरोप लगा। इसने अमेरिकन डर को गहरा किया और तेहरान पर और ज्यादा प्रेशर डाला। ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अपने अधिकार पर जोर दिया, लेकिन वेस्ट ने स्ट्रिक्ट लिमिट्स की डिमांड की। यह मुद्दा एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया, जिसमें युद्ध की धमकियां और सैंक्शंस की लहरें थीं। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस ने उसे एक परिया बना दिया और हार्डलाइनर रिटोरिक को बढ़ावा दिया। दुनिया घबराहट से देख रही थी, यह जानते हुए कि एक भी मिसस्टेप डिजास्टर ला सकता है। न्यूक्लियर स्टैंडऑन ऑफ ईरान के मॉफियन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने क्रिपलिंग सैंक्शंस लगाए। इन्होंने ओनिल को टारगेट किया, बैंकिंग और ट्रेड को टारगेट किया, जिसका मकसद ईरान को मजबूर करना था। इन सैंक्शंस से आम ईरानियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कीमतें आसमान छू गईं, नौकरियां गायब हो गईं और दवाएं रैन शॉर्ट। इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, ब्लैक मार्केट्स पनपे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया। इस क्राइसिस का इस्तेमाल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया। सैंक्शंस ने ईरान की स्पिरिट को नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने सोसाइटी को बदल दिया, इसे और ज्यादा सेल्फ रिलायंस बनाया। फिर भी आइसोलेटेड कई ईरानी अपने लाइफ आवर्स और वेस्ट दोनों से मोहभंग हो गए। इकोनॉमिक वॉरफेयर के निशान अभी भी दिख रहे हैं और कोई आसान हल नजर नहीं आ रहा है। 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा और ईरान ने जेसीपीओए न्यूक्लियर डील साइन की। न्यूक्लियर लिमिट्स के लिए सैंक्शंस में ढील दी तो उम्मीद की किरण जगी। एक पल के लिए शांति पॉसिबल लग रही थी, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप डील से विथड्रॉ कर गए और ज्यादा कड़े सैंक्शंस फिर से लगा दिए। ईरान को धोखा महसूस हुआ और उसने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज फिर से रिज्यूम्ड। इजराइल ने कथित तौर पर न्यूक्लियर साइट्स को तोड़ फोड़ किया और साइंटिस्ट्स की हत्या की। 2020 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए, जिससे गुस्सा और युद्ध का डर फैल गया। ईरान के नए हार्डलाइन लाइफार्स जैसे प्रेसिडेंट राइसी रेजिस्टेंस का वादा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज का नहीं। धमकियों और जवाबी कार्रवाई का यह चक्र जारी है, जिसमें आम ईरानी बीच में फंसे हुए हैं। पीसपूर्ण भविष्य के लिए डिप्लोमेसी ही एकमात्र उम्मीद बची है। आज ईरान और अमेरिका एक तनावपूर्ण गतिरोध में फंसे हुए हैं। सैंक्शंस परेशान करते हैं, न्यूक्लियर टॉक्स रुक गई हैं और ईरान की इकोनॉमी स्ट्रगलिंग। सरकार अमेरिका को दोषी ठहराती है, लेकिन कई ईरानी शांति और समृद्धि चाहते हैं। क्षेत्र में प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। इजराइल बारीकी से देख रहा है। अगर ईरान बहुत आगे बढ़ जाता है तो रेडी टू एक्ट। दुनिया को डर है कि एक चिंगारी, एक नया इग्नाइट अ न्यू वॉर। फिर भी युवा ईरानी एक अलग भविष्य का सपना देखते हैं, इंटरनेट के जरिए दुनिया से कनेक्टेड। ईरान और अमेरिका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह खतरे, उम्मीद और बदलाव की पॉसिबिलिटी से भरी हुई है।